हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ पूजा। और आज मैं आपको सिखाने जा रही हूँ कि हम ऐसे कैसे लिखते हैं। वेदर यू राइट इन हिंदी और इंग्लिश डजंट मैटर, द मैटर इज आपको उस टॉपिक की नॉलेज कितनी अच्छी है। जैसे आज का हमारा ऐसे है आत्मनिर्भर भारत। अभी एक कैंपेन स्टार्ट हुआ था, आत्मनिर्भर अभियान। इसके ऊपर हमें एक ऐसे लिखना है। वो कैसे लिखा जाएगा? अब ऐसे लिखने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए। ये आत्मनिर्भर अभियान के ऊपर है, पर अगर हम कोई भी ऐसे लिख लें, किसी भी टॉपिक के ऊपर लिख रहे हैं, तो उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स क्या होते हैं? सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें उसी टॉपिक की नॉलेज होनी चाहिए। टॉपिक की नॉलेज इज एसेंशियल। सेकेंड, हमें ग्रामर आनी चाहिए। मीन्स हमारी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, वोकैब हमारी अच्छी होनी चाहिए, हम उसमें अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ करें। नेक्स्ट, किस टॉपिक को कहाँ पे रखना है, मीन्स किस जो हमारा सेंटेंस है उसे कैसे रखना है। वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन भी हमारा अच्छा होना चाहिए। दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग्स टू राइट एन एसे। आप किसी भी लैंग्वेज में लिखिए। बहुत से स्टूडेंट बोलते हैं कि मैं हिंदी में अच्छे से लिख लेता हूँ, बट इंग्लिश में मुझे इशू आता है। वो इशू इंग्लिश का नहीं है, वो इशू है कि आपको उस टॉपिक की प्रॉपर नॉलेज ही नहीं है। क्योंकि अगर आपको किसी टॉपिक की नॉलेज होती है, अच्छी है, आपको नॉलेज अच्छी है किसी टॉपिक की, आपकी ग्रामर सही है, वो कैब सही, तो आप उसको ईजिली लिख दोगे। ठीक है, तो चलिए ऐसे की शुरुआत कैसे करते हैं, हम कैसे ऐसे लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। हमारा आज का ऐसे है आत्मनिर्भर अभियान। तो ये ऐसे लिखने से पहले मुझे इन क्वेश्चंस के आंसर पता होना चाहिए। मतलब मैं अपना पूरा ऐसे इन क्वेश्चंस के आंसर में ही दूंगी। फर्स्ट, व्हाट इज आत्मनिर्भर अभियान? व्हाट इज आत्मनिर्भर अभियान? आत्मनिर्भर अभियान है क्या, मुझे ये पता होना चाहिए फर्स्टली। सेकेंड, इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? दैट मीन्स व्हाई वाज इट रिक्वायर्ड? Why was it required? नेक्स्ट, इसमें कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड करेंगे हम? अबाउट सेक्टर्स, हम इसके बारे में सेक्टर्स के बारे में बताएंगे, जो सेक्टर हम इसमें इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट, इसके बेनिफिट्स क्या होंगे? बेनिफिट्स मतलब इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर। मीन्स इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी, का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा हमारी इकोनॉमी पर। नेक्स्ट, अब जब हम ये अभियान चलाएंगे, ये अभियान बनाएंगे, इसमें हमें कौन से चैलेंजेस फेस करने रहेंगे और उन चैलेंजेस को हम कैसे ओवरकम करेंगे। एंड द लास्ट इज कंक्लूजन। हम अपना पूरा ऐसे इन क्वेश्चंस के आंसर में लिखेंगे। जब भी आप कोई ऐसे लिख रहे हो, आपको ऐसे स्टेप बना लीजिए कि मुझे इन स्टेप में इसका आंसर देना है। अगर आप यही ऐसे किसी बैंक एग्जाम के लिए लिख रहे हैं या यूपीएससी के लिए लिख रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लिख रहे हैं, तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन प्रिपेयर करनी चाहिए कि हम उस में क्या क्या चीज़ें प्रिपेयर करेंगे। मतलब कि हमारा जो ये ऐसे लिखा जाएगा, इसमें क्या क्या टॉपिक, कौन कौन से टॉपिक हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, उसके बाद अपने ऐसे की शुरुआत कीजिए और आंसर इसी फॉर्म में देते जाइए। इसी फॉर्म में आप उनके आंसर लिखते जाइए पैराग्राफ वाइज। ठीक है, उससे क्या होगा, आपका ऐसे एक बहुत ही अच्छे वे में, एक ऑर्गेनाइज वे में आपका ऐसे बनेगा। और ऐसे लिखने से ऐसा नहीं कि हमने कुछ भी बना दिया कि हमें लिखना है बस, ऐसा नहीं करना है। जब हमें ऐसे लिखना है, उसमें हमें जो टॉपिक इंक्लूड करने हैं वो इम्पॉर्टेंट होने चाहिए।
मीन्स रिलेवेंट होना चाहिए। जो भी आप उसमें मटेरियल इंक्लूड कर रहे हो वो सारा मटेरियल रिलेवेंट होना चाहिए। आपको ऐसे ही कुछ भी नहीं लिखना है। ऐसा नहीं है कि आपको 300 वर्ड्स का ऐसे दे दिया है, आपने इसमें कुछ भी लिख दिया, कुछ भी नहीं लिखना है। उसमें मुझे रिलेवेंट चीज़ें ही इंक्लूड करनी है। ठीक है, चलिए हम आज का अपने ऐसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज आत्मनिर्भर अभियान? आत्मनिर्भर अभियान है क्या? तो देखिए, इसका आंसर अगर मैं दूं तो आत्मनिर्भर अभियान हमने स्टार्ट क्यों किया है? इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए हर चीज में। इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाने के लिए हमने ये आत्मनिर्भर अभियान शुरू किया। इसके लिए क्या हुआ है? इसके लिए 20 लाख करोड़ का पैकेज अनाउंस्ड हुआ है। ये एक स्टिमुलस पैकेज है, मतलब एक कंबाइंड पैकेज है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड की गई है कि डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर में प्रॉपर रेशियोज में डिवाइड होगा। ठीक है, हमारा सेकंड था कि इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई। अब देखिए, इसके रिक्वायरमेंट क्यों होगी? क्योंकि जो कोविड-19 से हमारी इकोनॉमी का जो क्राइसिस हो गया है, मतलब जो हमारी इकोनॉमी का स्लो डाउन हो गया है, इकोनॉमी का स्लो डाउन हो गया है, उसको क्या करेंगे हम? बूस्टअप करने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए एक फिजिकल पैकेज अनाउंस्ड हुआ है जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ कर जाए, एक बैलेंस में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा कि इसमें कौन कौन से सेक्टर्स इंक्लूड किए गए हैं। देखिए, हमारे सेक्टर्स होते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। इन्हीं के ऊपर जो होते हैं हमारी पूरी इकोनॉमी बेस्ड होती है। हमारे प्राइमरी सेक्टर्स में एग्रीकल्चर आता है। ठीक है, इसमें सारे एग्रीकल्चर सेक्टर इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ है? एग्रीकल्चर में मनरेगा, आपने सुना होगा, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। ये एक स्कीम थी, इसके अंडर जो वर्कर्स होते थे उन्हें रोजगार दिया जाता था। उसमें एक वेजेस था, डिसाइडेड था कि 100 रुपीज़ पर डे या 150 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग। तो इसमें 40,000 करोड़ इतने रुपीज़ दिए गए ताकि ज़्यादा से, इससे क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा। जब इस स्कीम के पास ही पैसा होगा तो ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार प्रोवाइड कराएगा। तो इससे जो लोग गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब हो गए, उनको खाने पीने, मतलब अपनी जो बेसिक एसेंशियल्स हैं उनकी वो पूरी नहीं हो पा रही है, बेसिक नीड पूरी नहीं हो पा रही हैं, वो यहाँ पे रोज़गार करेंगे और अपनी बेसिक नीड को पूरा करेंगे। हमारे सेकेंडरी सेक्टर्स होते हैं, उसमें हमारे MSMEs आते हैं। जो हमारी माइक्रो स्मॉल फाइनेंस कंपनीज होती है वो आती हैं। इनको कितना दिया गया? इनको दिया गया है 3 लाख करोड़ का एक पैकेज दिया गया है। ये क्या है? ये लोन फ्री है। इसमें हम फ्री में लोन दिया गया, मतलब कोई इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इनको ऐसे ही दिया जाएगा। और नेक्स्ट आता है हमारा टर्शियरी। टर्शियरी सेक्टर्स होते हैं जो हमारे एजुकेशन और हेल्थ से रिलेटेड होते हैं। इसमें क्या, अब हम जितना हमारा एजुकेशन और हेल्थ में जितना इंक्लूड होता था, जितना हम पहले इन्वेस्ट करते थे, अब उतना हम अपना एक्सपेंसेस जो है वो इंक्रीज करेंगे। जिससे क्या होगा? हमारे जो अभी हमने कोविड-19 जो आया है, वायरस जो आया है, ये जो एक एपिडेमिक आया है, इसमें हमने एक चीज़ सीखी है कि हमारे हेल्थ सेक्टर अच्छे होने चाहिए। हमने देखे कि हमारे जो हेल्थ सेक्टर्स हैं उसमें कितना ज़्यादा कमी है, कितनी ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम्स है। तो उसके लिए उन्हें इम्प्रूव करने के लिए, अपने हेल्थ सेक्टर्स को इम्प्रूव करने के लिए इसमें हम अपने एक्सपेंसेस जो है वो बढ़ा देंगे। नेक्स्ट था हमारा कि जो हमने जो आत्मनिर्भर वाला हमारा अभियान है, इसके क्या बेनिफिट्स होंगे, इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। तो सबसे बड़ा इम्पैक्ट इसका ये होगा कि हमारी इकोनॉमी से बूस्टअप हो जाएगी, हमारी इकोनॉमी बढ़ जाएगी। इकोनॉमी बढ़ेगी तो इससे डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से क्या होगा? GDP बढ़ जाएगा। ठीक है, और अगर GDP बढ़ गया तो हमारे एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। देखिए, किसी भी कंट्री का
ग्रोथ तो किस रेट से होगा वो डिपेंड करता है उसके जीडीपी पे। ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जितना ज़्यादा उसका जीडीपी होगा, तो कोई भी कंट्री जो होता है वो किस चीज़ के अकॉर्डिंग आगे बढ़ता है, ग्रोथ करता है कि वहाँ पे उनका जीडीपी जितना अच्छा होगा, एम्प्लॉयमेंट कितना अच्छा होगा। जब हमारा जीडीपी अच्छा, हमारे पास पैसा काफ़ी ज़्यादा होगा तो क्या करेंगे, हमारे पास जो एम्प्लॉयमेंट है अपना, हमारा एम्प्लॉयमेंट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर हमारा कंट्री प्रोग्रेस करेगा तभी वहाँ के पर्सन प्रोग्रेस करेंगे, तभी वहाँ के सिटीजन्स प्रोग्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट था कि हम इसमें क्या क्या चैलेंजेस फेस करेंगे। तो इसमें हमें क्या 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 चैलेंजेस फेस करेंगे। एक तो मेन चैलेंज हमारा फिजिकल डेफिसिट, जो हमारे पास पैसे की ऑलरेडी कमी है, हम ऑलरेडी घाटे में जा रहे हैं। ठीक है, दूसरी बात लैक ऑफ डिमांड, डिमांड की भी कमी है क्योंकि किसी के पास पैसा ही नहीं है तो डिमांड कहाँ से होगी। ठीक है, और दूसरा जो हमें लोन प्रोवाइड करा रहे हैं ये तो गारंटी फ्री लोन है। ठीक है, इसमें पहले क्या करते हैं, बैंक कोई भी लोन देता है तो उसमें एक गारंटर रखता है या फिर कोई चीज़ अपने पास रख लेगा तब आपको लोन देता है, बट ये गारंटी फ्री है। इसमें तो इससे क्या, इसमें एनपीए होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ जाएंगे, इसका इसमें खतरा है। अब देखिए इसका जो नेक्स्ट वाला था हमारा कि जो कोई भी कंट्रीज है, इसमें हमारा कंक्लूजन था। अब हमें कंक्लूजन क्या देना है, कंक्लूजन हमारा ये है, जब इससे क्या होगा, जब हमारी कंट्री सेल्फ रिलायंट हो जाएगी तो हमें दूसरी कंट्रीज के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, मतलब डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। जब डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी, हमारे सारे प्रोडक्ट हमारी कंट्री में ही प्रोड्यूस होंगे। तो प्रोड्यूस कौन करेंगे, सिटीजन्स करेंगे, हमें दूसरी कंट्री से कुछ लेना नहीं पड़ेगा। एक तो फ़ायदा ये हो गया, दूसरा हमारे सिटीजन्स ही प्रोड्यूस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, इससे डिमांड भी बढ़ जाएगी और डिमांड बढ़ने से जीडीपी भी, अब जीडीपी अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए हमारी जो कंट्री होती है उसके 5 पिलर्स होते हैं। इसमें फर्स्ट पिलर हमारी इकोनॉमी होती है, दूसरा हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, थर्ड हमारी टेक्नोलॉजी होती है, नेक्स्ट हमारा डेमोग्राफिक होता है और एट देन हमारा डिमांड होता है। इन 5 पिलर्स के ऊपर जो हमारी कंट्री है वो चलती है, हमारी कंट्री इन इस चीज़ के ऊपर प्रोग्रेस करती है। हमारा जो जीडीपी है हमारी कंट्री का या किसी भी कंट्री का, वो इन पिलर्स के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारी कंट्रीज के, हमारे जीडीपी के 5 पिलर हैं। तो अब मैंने आपको ये बता दिया कि हम ऐसे में किस किस चीज़ को इंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने एक ऐसे लिखा है यहाँ पर, इसमें रिसेंटली द गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ एंड बिग बैंग सिस्टमैटिक रिफॉर्म अंडर द आत्मनिर्भर भारत अभियान मीन्स सेल्फ रिलायंट इंडिया। ये आपका आंसर हो गया फर्स्ट वाले का, दैट मीन्स व्हाट इज आत्मनिर्भर अभियान, आंसर हमने यहाँ लिखा है। इसके बाद मैंने एक कोटेशन लिखा है इसमें, इन आर प्राइड इंडिया इज आर मदर, वी विल अडॉप्ट स्वदेशी एंड सेलिब्रेट स्वदेशी एंड मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट। नेक्स्ट हमारा था द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्लान इज टू फोल्ड, 2 चरणों में है। फर्स्ट इंटरिम मेजर्स सच एज लिक्विडिटी इन्फ्यूजन, मतलब हमें क्या करना है, सबसे पहले तो जो हमारे गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जो बहुत ज़्यादा एक्यूटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, उनके अकाउंट में डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र किया गया है इसमें। ठीक है, दूसरा जो लॉन्ग टर्म में है, लॉन्ग टर्म में क्या है, जो हमारा कोविड-19 जो एक पैंडमिक आया था, इससे जो हमारा इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा डाउन चली गई है, उसमें हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है सेक्टर्स में, जिससे हमारे सेक्टर्स ग्रोथ, कैसे एग्रीकल्चर्स होता है, ये एमएसएमईज होते हैं, पावर, कोल एंड माइनिंग, डिफेंस, एविएशन, उसमें हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो ये हमारा एक आत्मनिर्भर अभियान है, इसमें एक पैकेज जो दिया गया है वो इन सेक्टर्स को भी दिया जाएगा जिससे सेक्टर्स ग्रोथ करेंगे। तो अब जो हमारा पैकेज है, स्टिमुलस पैकेज है, ये किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। जो प्राइमरी सेक्टर्स होता है वो हमारा एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर से इसमें अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इसमें क्या होगा, वन नेशन वन मार्केट ऑब्जेक्टिव जो हमारी हेल्प करेगा इंडिया को फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मतलब फूड फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बनाने में। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपना सारा अनाज यहीं पर उगाएंगे। इनफैक्ट
जितना ज़्यादा हो सकता है हम कृषि पर ध्यान देंगे, एग्रीकल्चर पर ध्यान देंगे। और इसको अचीव करने के लिए हमने एक सेल्फ सस्टेनेबल रूरल इकॉनमी को अपनाया है। साथ ही साथ हमने एक मनरेगा स्कीम चलाई जिसमें 40,000 करोड़ रुपए हमने इन्वेस्ट किए हैं। मतलब 40,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे मनरेगा को, जो हेल्प करेंगे जो लोग बहुत गरीब हैं, विलेज में रहते हैं, जिनको रोजगार कुछ नहीं है, रोजगार न होने की वजह से जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, उनको रोजगार प्रोवाइड कराया जाए जिससे उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो जाएंगी। फिर सेकेंडरी सेक्टर आता है। सेकेंडरी सेक्टर्स में हमारे एमएसएमईज आते हैं जिसमें 3 लाख करोड़ कोलेटरल फ्री लोन फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है। मतलब गारंटी फ्री लोन है ये जो इनको प्रोवाइड कराया गया है। इससे क्या मिलेगा, एक किक स्टार्ट मिलेगा हमारी इकोनॉमी को, जो कि बहुत डाउन चली गई है। साथ ही साथ जो हमारे एमएसएमई सेक्टर्स हैं, ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट, मतलब हमारा दूसरा सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाला ये सेक्टर्स है। तो जितना ज़्यादा पैसा इसमें इन्वेस्ट होगा, यहाँ से उतने ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराया जाएगा, उतने ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही साथ इसमें और क्या हुआ है, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है जो डिफेंस में है, उसको 49% से 74% तक इंक्रीज कर दिया गया है। इससे क्या होगा, इससे जो प्रोडक्शन होगा वो हमारा इंक्रीज हो जाएगा और हमें दूसरे कंट्रीज पर भी डिपेंड रहना नहीं पड़ेगा डिफेंस के सेक्टर में भी। फिर आता है हमारा टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर्स में आते हैं हमारे हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर्स। इसमें एक पीएम विद्या प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिससे कि जो कोविड-19 की वजह से जो स्कूल कॉलेज वगैरह बंद हुए हैं, उससे क्या हो, बच्चों की एजुकेशन का लॉस ना हो, तो उन्हें ऑनलाइन एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाएगी होल नेशन, मतलब पूरे देश में। इससे क्या होगा, इससे वो विदाउट लॉस, जो उनका एकेडमिक लॉस है उसको वो लॉस पूरा हो जाएगा और उनका पढ़ाई कोई लॉस नहीं होगा। ये एकदम फ्री है। फिर जो हमारा हेल्थ में जो एक्सपेंडिचर होता था उसको अब इंक्रीज किया गया है, क्योंकि जो हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हैं उनको हमें और ज़्यादा अच्छा करना है। वो जितने ज़्यादा अच्छे होंगे हमारे, उतना ही ज़्यादा हमें हमारे कंट्री के लिए अच्छा रहेगा। ये रूरल और अर्बन एरियाज दोनों में किया गया है। इसमें हमें कौन से चैलेंजेस फेस करने रहेंगे। सबसे बड़ा चैलेंजेस है लिक्विडिटी का। मीन जो 20 लाख करोड़ पैकेज है जो हमने ये हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करा रही है, वो उसमें कोई गारंटी नहीं है। बिना किसी गारंटी के वो बैंक को मिलेगा, बैंक से वो फाइनेंशियल सेक्टर्स को मिलेगा जो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। तो उसमें एनपीए के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि कोई गारंटी, तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जो हो जाएंगे वो ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। फिर दूसरी बात, अभी लैक ऑफ डिमांड है। लॉकडाउन की वजह से जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है। तो इससे क्या हो गया, जो हमारा पैकेज है उसे किस तरह इकॉनमी में हमें लगाना है, ये एक और प्रॉब्लम है। और दूसरा है फॉरगोइंग फिजिकल डेफिसिट्स। जो ये गवर्नमेंट ने अनाउंस्ड किया है स्टिमुलस पैकेज, ये 10% है हमारी जीडीपी का। तो इतना सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है कि गवर्नमेंट इसे कहाँ से पूरा करेगी। मतलब कहीं से तो पैसा हमने लिया ही होगा, ये इसको हमें पूरा भी करना रहेगा। तो अब इससे हमारा कंक्लूजन क्या निकलता है कि इससे जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ है कोविड-19 पैंडमिक की वजह से, इसी तरह का एक 1990 में भी इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था। तो इसको हमने लाइबलाइजेशन भी हुआ था, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इन सब चीज़ को हमने शिफ्ट कर दिया था, मतलब शिफ्ट कर दिया था हमारे सेक्टर्स को। तो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हम आगे भी अपनाएंगे, और इससे क्या होगा, इससे हमारी इकोनॉमी सही हो जाएगी। इकोनॉमी सही हो जाएगी तो जीडीपी बढ़ जाएगी, जीडीपी बढ़ने से एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ने से जो हमारा जो सेक्टर्स हैं वो सारे इम्प्रूव कर जाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा जो था, ये हमारा आत्मनिर्भर अभियान के ऊपर एक ऐसे है। ठीक है। इसमें से आपको इसमें जो भी प्रॉब्लम आई हो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं दोबारा इसको अच्छे से करा दूँगी। और ठीक है, तो आज का हम अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।
आगे हम अपने ऐसे टिप्स में इस वाले सेशन में और भी ऐसे में आपको जो जो ऐसे इंपॉर्टेंट चल रहे हैं वो कराते जाऊंगी। साथ में मैं आपको ऐसे के टिप्स बताऊंगी। मेन क्या होता है, ऐसे किस तरह लिखना है, फिर टिप्स वो हमारे इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि ऐसे तो है नहीं अगर आपको 10 या 20 टॉपिक पे ऐसे करा दी जाए उसमें से ऐसे आएगा। ऐसे तो कहीं से कुछ भी आ सकता है, तो उसको लिखना कैसे है, ऐसे को स्टार्ट कैसे करना, स्टार्ट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है, फिर उसे एक प्रॉपर वे में अरेंज कैसे किया जाता है, एंड एट द एंड हम उसे जब उसे एंड करेंगे वो हमें कैसे करना है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। तो फिर हम हमारा कोई भी ऐसे हम उसे बहुत ही अच्छे वे में ऑर्गेनाइज करें, क्योंकि दूसरी बात होती है हमारा ऐसे का वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। जितना अच्छा हमारा वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा ऐसे उतना ही अच्छा लगेगा। देखिए सबसे पहले एक बच्चे ने एक ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है, ये तो उसने कितने अच्छे से ये रिप्रेजेंट किया हुआ है, सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है उसका रिप्रेजेंट कितना अच्छा है। दूसरा उसने उसमें प्रॉपर हेडिंग्स, प्रोवर्ब वो कितने अच्छे से यूज़ किए हुए हैं, उसने कितनी अच्छी ग्रामर यूज़ की हुई है उसमें। और नेक्स्ट वोकैब, हमारी वोकैब अच्छी होनी चाहिए, उसमें कितनी अच्छी वोकैबलरी यूज़ की हुई है, दूसरी स्पेलिंग एरर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी स्पेलिंग एरर से तो आपके मार्क्स कट जाते हैं वहाँ, साथ ही साथ उससे बहुत ही गंदा इफेक्ट पड़ता है। तो मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई, इनका आपको ध्यान रखना है और अब अपने नेक्स्ट सेशन में दूसरा सेशन। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।